Diploma IS Delhi. I am P. Ranjit, Faculty of History. व्योमा आईएएस के इस मंच पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने इंडो चाइना रिलेशन के बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा में एक टर्म आया था ड्रेन ऑफ वेल्थ। आपने पिछला वीडियो देखेंगे इंडो चाइना रिलेशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया और चाइना दोनों मिलकर 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या 18वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में विश्व जीडीपी का 55% कवर कर रहे थे। यानी अगर दोनों की जीडीपी को मिला दिया जाए 18वीं शताब्दी के आसपास, तो कहीं न कहीं वो आधी से ज़्यादा जीडीपी उन लोगों के पास थी, दोनों देशों के पास थी। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद आपने गौर किया, उपनिवेशवाद या कॉलोनिज्म का दौर आता है। ब्रिटिश हुकूमत इन दोनों पे हावी होती है, बाकी शक्तियाँ भी हावी होती है, और धीरे धीरे इनका आर्थिक और सामाजिक शोषण होता है, खासकर आर्थिक शोषण होता है। उसी आर्थिक शोषण में एक टर्म दिया गया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन। हम उसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अभी चर्चा करेंगे। जब तक आप इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक इसमें दो तीन जगह आपको प्रॉब्लम होगी। इंडिया चाइना रिलेशन को समझने के क्रम में, कृषि बिल को समझने में, और आज के भारत के इकोनॉमिकल एवोल्यूशन को समझने में। तो कहीं न कहीं ड्रेन ऑफ वेल्थ एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी संकल्पना है जिसे समझे बगैर आप आज के भारत के आर्थिक इतिहास को, ऐतिहासिक विकास की संकल्पना को, इवोल्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल डायमेंशन, इसके साथ साथ आज का जो किसान बिल चल रहा है, आज किसान आंदोलन चल रहा है, फार्मर मूवमेंट, उसमें भी कहीं न कहीं किसानों का जो शोषण हुआ था उसकी प्रक्रिया वहीं से प्रारंभ हुई थी। तो किसान आंदोलन को बेहतर समझ स्थापित करने के क्रम में, और इंडो चाइना रिलेशन में जो मैंने आप चर्चा की कि विश्व जीडीपी का आधा से ज़्यादा ये दोनों देश कवर करते थे। तो आखिर इंडिया और चाइना 18वीं शताब्दी के आते आते, उत्तरार्ध आते आते, ये दोनों पिछड़ कैसे गए, उसकी चर्चा करते हुए, तो पहले मैं इस थ्योरी की चर्चा कर देता हूँ। काफ़ी बच्चों ने डिमांड की थी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी सर समझाना है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन का निष्कासन की चर्चा करते हुए, इसके मॉडर्न इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। एक अर्थ में ये प्रगतिशील संकल्पना थी, हालांकि इसका शोषण, अंग्रेजों ने शोषण किया, शोषण का हथियार बनाया। लेकिन उसी शोषण के क्रम में इसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तो हैं, तो पॉलिटिकल और सोशल डायमेंशन भी थे। ये एक अर्थ में प्रोग्रेसिव कदम था, प्रगतिशील संकल्पना थी। हालांकि इसमें शोषण के तत्व छिपे हुए थे और शोषण ज़्यादा हुआ। लेकिन इसी शोषण के क्रम में बाद के दिनों में भारत एक राष्ट्र के रूप में, एक राज्य के रूप में, एक स्टेट के रूप में तब्दील होता है। भारत में राष्ट्रवादी संकल्पना डेवलप होती है, और जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जो मध्यकालीन व्यवस्था थी, जो मुगलकालीन व्यवस्था थी, वो जो व्यवस्था थी, जो जड़ थी, स्थिर हो गई थी, वो भी एक शोषणकारी प्रक्रिया ही थी, व्यवस्था थी। वो व्यवस्था समाप्त होती है। जैसे यूरोप में आपने देखा होगा, फ्यूडल सिस्टम जब समाप्त होता है तो कैपिटलिस्ट का दौर आता है, और कैपिटलिस्ट की रिएक्शन की फलस्वरूप बाद के दिनों में लेनिन के मार्क्स के द्वारा सोशलिस्ट अप्रोच, समाजवादी धारा को लाया जाता है, सोशलिस्ट अप्रोच को लाया जाता है। तो अगर आप कार्ल मार्क्स से ही पूछा जाए, या पूछते कि जो कैपिटलिस्ट का दौर है, कैपिटलिस्ट धारा और सामंतवादी धारा, पूंजीवादी और जो सामंतवादी व्यवस्था थी, अगर दोनों में ज़्यादा शोषणकाली व्यवस्था कौन थी और आप किसके हिमायती हैं, तो कहीं न कहीं वो सामंतवादी व्यवस्था को नकार के पूंजीवादी व्यवस्था को ही अपनाते। इसका कहने का अर्थ हुआ कि सामंतवादी व्यवस्था भी काफ़ी शोषणकारी व्यवस्था थी, उसमें भी उस व्यवस्था में भी आम आदमी का काफ़ी शोषण किया गया। खैर, तो भारत में भी सामंतवादी व्यवस्था प्रचलन में थी, और 18वीं शताब्दी आते आते कहीं न कहीं व्यवस्था टूटती है। इसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आयाम है, डायमेंशन है, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग।
और विस्तार से समझने के बाद इसमें कुछ फैक्ट भी हैं, तथ्य भी हैं, कुछ डाटा भी हैं, उन डाटा की भी चर्चा करेंगे। और इस आपको मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत ही ऐसे होती है अगर देखा जाए तो एक अर्थ में। तो इस धारा को, इस विचारधारा को, इस डायमेंशन को, इस संकल्पना को आप अच्छे ढंग से समझकर आप इसका हर जगह आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो किसान बिल में हो, इंडो चाइना रिलेशन के बारे में हो, मॉडर्न हिस्ट्री में हो, या इकोनॉमी के किसी तथ्य को, फैक्ट को, संकल्पना को समझने के क्रम में हो। तो इसका नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, हिंदी में धन का निष्कासन। हिंदी शब्द इसका धन का निष्कासन, धन का निष्कासन, धन का निष्कासन। इससे बहुत सारे फैक्ट भी हैं, तथ्य भी हैं, डाटाज भी हैं, जिसकी चर्चा में कंसेप्चुअल समझाने की बात करूंगा ताकि आपको डाटा ग्रास हो सके, याद हो सके। अभी मैं सारी डाटाज बता दूं, आपको डाटा याद ही नहीं रहेंगे, इसलिए इस डाटाज हैं, कुछ फैक्ट भी हैं। अभी फिलहाल आप समझ लें, इस थ्योरी की चर्चा भारत के संदर्भ में दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। एक इमिनेंट लीडर थे, इमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे, है ना। और इन्होंने अपने एक लेख था, उस लेख को आप याद रखेंगे, इंग्लैंड डेफ्ट टू इंडिया। एक आर्टिकल था जो 1867 में उन्होंने लंदन में दिया था, भाषण दिया था। उसी आर्टिकल में, उसी लेख में उन्होंने इस थ्योरी की चर्चा की थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ की चर्चा सबसे पहले भारत में 1867 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, लंदन में, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक अपने आर्टिकल में, लेख में। और फिर इनकी बहुत ही पॉपुलर पुस्तक थी जिसकी चर्चा मैंने की थी एक बार, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इनकी बहुत ही फेमस किताब के नाम पुस्तक है, आप इसे याद रखेंगे, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने इसी ड्रेन ऑफ वेल्थ की विस्तार से चर्चा की है। तो भारत के संदर्भ में, भारतीय व्यवस्था के तहत, इंडियन इकोनॉमिस्ट, इंडियन लीडर दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की चर्चा की, जिसकी सबसे पहली चर्चा 1867 में, 1867 में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक अपने लेख में, आर्टिकल में करते हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने इन्हीं की पुस्तक, अपनी पुस्तक अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जो काफ़ी फेमस बुक हुई उस माने में, इस पुस्तक में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन के निष्कासन की विस्तार से चर्चा करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि भारत पर वस्तुतः अंग्रेज शासन एक शोषणकारी शासन है, शोषणकारी व्यवस्था है, जहाँ पर वो भारतीय धन को अपने के लिए, अपने देश के लिए यूज कर रहे हैं। ये दो किताब को नाम याद रखेंगे। इसके बाद एक दो इकोनॉमिस्ट और थे, आपने नाम सुना होगा, रमेश चंद्र दत्ता। उन्होंने भी इस थ्योरी की बाद में चर्चा की। आर.सी. दत्ता, रमेश चंद्र दत्ता, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने इस थ्योरी की चर्चा की। दूसरे थे आर.पी. दत्ता, रजनीकांत दत्ता, इन्होंने भी इस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की चर्चा की है। और अंततः फिर कांग्रेस पार्टी ने भी 1905 आते थे, इस थ्योरी को मान लिया कि वस्तुतः अंग्रेज भारत में आर्थिक शोषण की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत बहुत सारा पैसा अपने देश से अपने इंग्लैंड लेके जा रहे हैं और इस पैसे का, हमारे पैसे का, हमारे देश के पैसे का, धन का अपने देश के विकास के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये दो तीन इकोनॉमिस्ट थे, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्ता, आर.पी. दत्ता, ने इस थ्योरी की, इस संकल्पना की, इस कंसेप्ट की, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की चर्चा की है और बताने का प्रयास किया है कि आखिर भारत में
अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना है, उपनिवेश। उन्होंने उपनिवेश माना इसे कि आखिर वो वस्तुतः अंग्रेज यहाँ पर भारत को एक कॉलोनी बना चुके हैं, उपनिवेश बना चुके हैं। तो इस व्यवस्था को समझते हैं। इस व्यवस्था को समझने के लिए एक बात और हमें ध्यान देने वाली बात है कि जब यहाँ अंग्रेज आए थे 16वीं शताब्दी की समाप्ति उत्तरार्ध में, लेटर हाफ ऑफ 16वीं सेंचुरी या 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में होते होते भारत में जो इकोनॉमिकल सिस्टम था वो इस तरह की व्यवस्था थी। आप यहाँ पर किंग, राजा या उनके मंत्री, दरबारी, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को मान सकते हैं जो इलिट क्लास में थे, उच्च वर्ग में थे। और दूसरा यहाँ पर आम आदमी मास पीपल, आम आदमी। तो व्यवस्था जो कंज्यूमर थे उस वक्त, कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ राजा और ब्यूरोक्रेट ही थे। मंत्री हो, मिनिस्टर हो, ब्यूरोक्रेट हो, यही लोग होते थे। वो लोग भव्य बड़े बड़े किला बना के रहते थे और देश दुनिया की जो उस जमाने में हो जो भी हो सकता था, जो उपभोक्ता कंज्यूमर वस्तु होती थी, शानदार शानदार कालीन हो या फिर फर्नीचर हो, जो भी उस जमाने में हो सकती थी, उसका ये लोग कंज्यूम करते थे। मैं कहने का अर्थ हुआ यहाँ पर कोई मिडिल क्लास नाम की मिडिल क्लास या मिडिल वर्ग, मध्यम वर्ग की भूमिका नहीं थी। वहाँ पर मिडिल क्लास नहीं था। वहाँ पर आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो जो कंज्यूमिंग करता है, कंज्यूमर वर्ग है, वो आमतौर पर मिडिल क्लास होता है। इसके पीछे मिडिल क्लास भी होता है जिसके बल पर इंडियन इकोनॉमी चलती है या मार्केट की व्यवस्था चलती है, मार्केट चलता है। लेकिन उस वक्त जो कंज्यूमिंग जो ताकत थी, एफिशिएंसी थी, वो सिर्फ और सिर्फ राजा या उनके दरबारी, मंत्री, ब्यूरोक्रेट, कुछ खास सामंत, खुरलर, इनके हाथों में होती थी। और जो आम आदमी होते थे, ये सिर्फ फूड ग्रेन या खाद्यान्न की वस्तु जो उपज करते थे, वो उतनी खपत करते थे, उपज करते थे, खपत करते थे। इनसे ज़्यादा कंज्यूमिंग एक्टिविटी ये नहीं करते, बहुत ही कम करते थे। इनके जीवन का मुख्य आमतौर पर दो ही उद्देश्य होता था, एक खाद्यान्न व्यवस्था ठीक से हो जाए और दूसरा वो रिलीजियस ज़्यादा होते, धार्मिक। इसलिए आपने गौर किया होगा उस जमाने में जितने भी सिटीज थे, नगर होते थे, वो भी ज़्यादातर धार्मिक प्लेस ही होते थे। चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो अयोध्या हो, तो वहीं पे वो जाते थे और जमा पूंजी जो भी होती थी वो खर्च करते थे या घूम के आते थे। तो आमतौर पर उस वक्त जब यहाँ अंग्रेज आए थे, उस वक्त मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, कंज्यूमर वर्ग नामक कोई वर्ग नहीं था। जो भी उपभोक्ता कंज्यूम करते थे वो राजा बाजा ही करते, जमींदार वगैरह ही क्या करते थे। धीरे धीरे ये जो ग्रामीण सेक्टर था, या ग्राम मान सकते, विलेज मान सकते हैं, विलेज यहाँ पर एक व्यवस्था थी जिसे कहा जाता था जजमानी सिस्टम, जजमानी व्यवस्था। जजमानी सिस्टम आप अभी भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाते होंगे या गांव से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा, आमतौर पर उनकी जो डे टू डे लाइफ में जो भी आवश्यकता की वस्तु होती थी या जिसकी आवश्यकता होती थी, वो कहीं न कहीं उन्हें अपने गांव में ही मिल जाया करता था। सपोज दैट आपने देखा होगा, बाल काटना हो तो गांव में ही नाई होते हैं, धोबी वर्ग था जो कपड़े साफ करते थे, पंडित पूजा कराते थे, किसान खेती करता था, मोची उनके जूता चप्पल बनाता था। और इनको नगद कैश नहीं दिया जाता था वो वर्ग को, बल्कि फसल कटने के बाद फसल का एक हिस्सा उन वर्ग को दे दिया जाता था जो साल भर उनका काम करता था। और धीरे धीरे ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पे जो किसान होते थे
अपनी उपज का एक हिस्सा फसल कटने के बाद, फसल कटने के वक्त एक हिस्सा उस धोबी हो, नाई हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, उनको दे दिया जाता था और दोनों के बीच एक अन्योन्याश्रय या पूरक संबंध था। किसान अनाज उपजाता था और उनको अनाज कटने के बाद एक हिस्सा दे दिया जाता था, उनका खर्चा भी निकल जाता था और किसान भी अपने आप को साल भर उनको नगद कैश या नगद पैसा नहीं देना पड़ता था। इससे बोलते हैं जजमानी सिस्टम। मतलब यहाँ पे बाजार की भूमिका नहीं थी। मेरे कहने का अर्थ हुआ बाजार की उतनी भूमिका नहीं थी, कोई मार्केट का या बाजार का कोई रोल नहीं था यहाँ पर। इसका अर्थ हुआ ये लोग बाजार की उतार चढ़ाव से, बाजार की प्रक्रिया से अनभिज्ञ थे। उन्हें नगद की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस कैश क्रॉप की कमी थी, कैश क्रॉप नहीं उपजाते थे, वो खाद्यान्न की पैदावार उपजाते, फसल उपजाते थे एक, और उसमें भी एक हिस्सा काटकर वो उन वर्ग को दे देते थे जो पूरे साल उनकी सेवा करता था, जिसे जजमानी सिस्टम कहा गया है, जजमानी व्यवस्था कहा गया है। इसके साथ साथ इस सिस्टम में कैश का रोल बहुत अहम नहीं होता था, कम होता था। कैश की, नगद की भूमिका बहुत ही कम होती थी और जो कंज्यूम करते थे ये राजा करता था। आपने देखा होगा उस वक्त के राजा वाजा के भवन, किले, बहुत बड़े बड़े किले होते थे और उन किला में दुनिया भर की जितनी महंगी महंगी चीज़ें, महंगे महंगे आभूषण या फिर फर्नीचर, कालीन, पर्दे सब लगे होते थे। इस तरह की व्यवस्था भारत में होती थी। तो इसका कहने का तात्पर्य ये निकला कि जो इंडियन इकोनॉमी थी 17वीं शताब्दी तक जो इंडियन इकोनॉमी थी उसका आधार था एग्रीकल्चर, कृषि, हैंडीक्राफ्ट, जो डे टू डे लाइफ में जिसका आम आदमी को जिसकी जरूरत पड़ती थी, चाहे वो कुर्सी हो, बेंच हो, टेबल हो, पलंग हो, है ना। जैसे अभी आपने देखा कि छोटे छोटे जो उनको आवश्यकता होती थी घर में, जिसकी जरूरत पड़ती थी, वो भी कोई बहुत हाई फाई चीज़, बहुत विस्तृत चीज़ नहीं। तो खैर हैंडीक्राफ्ट की भूमिका थी, एग्रीकल्चर की भूमिका थी, लिमिटेड अर्थ में व्यापार भी था, ट्रेड भी था, जो कुछ ही वस्तुओं का होता था, और जो कुछ फॉरेन ट्रेड भी होता था, जो सिर्फ राजा या जमींदार के हाथों में होता था, जिसमें राजा और जमींदार की भूमिका होती थी, एलीट क्लास की भूमिका होती थी। एक कम मात्रा में होता था, आमतौर पर एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट और लिमिटेड व्यापार के तहत थी। उस वक्त की इंडियन इकोनॉमी 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी की इंडियन इकोनॉमी इन्हीं 3 बिंदुओं से डिसाइड होता था। इसका तात्पर्य निकला, अगर सपोज दैट ये गांव है, ये दूसरा गांव है, ये तीसरा गांव है, ए गांव का व्यक्ति बी गांव के या सी से कनेक्ट, या सी का बी के कनेक्शन, या सी का ए के कनेक्शन, संबंध बहुत ही नामात्र होता था। आप सोचिए कोई बिहार का व्यक्ति, बंगाल का व्यक्ति, उससे पंजाब क्यों जाएगा? पंजाब नहीं जाएगा। पंजाब के व्यक्ति कश्मीर के व्यक्ति तेलंगाना से, तेलंगाना का व्यक्ति साउथ इंडिया से। तो ये जो संबंध था वो संबंध डेवलप नहीं हुआ था, बहुत ही कमजोर किस्म का संबंध था। लोग दूर दूर की यात्रा नहीं करते थे, जाते नहीं थे, तो उनकी सारी व्यवस्था थी अपने ही गांव में जाती थी। ये व्यवस्था कहीं न कहीं एक स्थिर, जड़, एक प्रोग्रेसिव व्यवस्था नहीं थी, एक स्थिर व्यवस्था थी, जहां पर अर्थव्यवस्था का बहुत डायनामिक विकास या अर्थव्यवस्था का विकास की संभावना इस व्यवस्था के तहत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जब तक अंग्रेज यहाँ नहीं आए थे, इंग्लैंड का कब्जा नहीं हुआ था, भारत उपनिवेश नहीं बना था,
तब तक भारत में आमतौर पर पूरे भारत में इसी प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली थी। इसका अर्थ हुआ निकला, जो विलेज था, गांव था, एक सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर इकाई थी। जो ग्रामीण क्षेत्र था वो एक प्रकार का आत्मनिर्भर इकाई थी, सेल्फ सफिशिएंट इकाई। इससे बाहर से कोई मतलब नहीं, हम खुद ही व्यवस्था जनरेट करेंगे, डिमांड सप्लाई खुद ही कर लेंगे। उसे कोई मार्केट के रूल, डिमांड सप्लाई के रूल या बाजार जाना, दूर देश यात्रा करना। तो एक विलेज सेल्फ सफिशिएंट इकाई, विलेज एक ऐसी इकाई थी जहां पे इनका बाहर से संबंध, दूसरी दुनिया से संबंध बहुत ही कम था। इसका दुष्प्रभाव भी हुआ। दुष्प्रभाव ये हुआ, ये जब बाहरी दुनिया से कटे हुए थे तो एक प्रकार के ये प्रोग्रेसिव नहीं हो पाए। कहीं न कहीं इनकी सोच ऑर्थोडॉक्स रही, परंपरावादी, ट्रेडिशनल सोच रही, ऑर्थोडॉक्स। ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए साइंस और टेक्नोलॉजी में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, साइंस टेक में वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए। और कृषि में या अपनी व्यवस्था में नए नए आयाम, नए नए रिसर्च नहीं कर पाए, नए आयाम नहीं ढूंढ पाए। और इस व्यवस्था में इनका शोषण, ऊपर का जो सामंत था, जमींदार, सामंत, फिरर या फिर जो राजा के अधिकारी थे, वो इन व्यवस्था का उनका शोषण करते थे। तो आपने गौर किया कि 17वीं शताब्दी की भारत का अगर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को देखा जाए, इकोनॉमिकल डायमेंशन को देखा जाए, तो कहीं इनकी व्यवस्था जड़ और स्थिर थी। इस व्यवस्था में एक ऐसी व्यवस्था नहीं थी जहां पर एक देश, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से बेहतर संपर्क स्थापित हो, एक क्षेत्र दूसरे देश से संपर्क के माध्यम से व्यापार कर रहा हो। मध्यम वर्ग की भूमिका बिल्कुल नहीं थी। कंज्यूमर प्रोडक्टिविटी न प्रोडक्टिविटी भी थी और न कंज्यूमर एक्टिविटी भी थी। अब इस व्यवस्था के तहत दौरान ही अंग्रेजों का भारत में कब आना होता है। और अंग्रेजों को, इन्हें कोई व्यवस्था को सुधार करने, उनका लक्ष्य नहीं था कि हम इस व्यवस्था को सुधार करके एक नई संकल्पना इजाद करें, एक बेहतर व्यवस्था बनाएं, एक बेहतर भारत का निर्माण करें। उनका मुख्य मकसद था अपने देश का विकास करना, यहां से दौलत धन को ले जाना और अपने देश का विकास करना। उस क्रम में अब उन्होंने जो सिस्टम बनाया, ये एक प्रोसेस था, एक प्रक्रियागत व्यवस्था थी। ये नहीं कि धन का एहसास एक दिन उठा और सास पांव उठा के लेके चले गए। इस बात को भी आप गौर करेंगे, समझेंगे कि ये कोई गजनबी या मोहम्मद चंगेज खां या तैमूर लंग या गजनबी की तरह नहीं था कि हमला करने आए और मंदिर लूट के लेके पैसा लेके चले गए। उन्होंने बहुत ही साइंटिफिकली अप्रोच से, वैज्ञानिक तरीके से, सूक्ष्मतापूर्वक, माइनटरी भारतीय व्यवस्था का शोषण किया। और जितना पैसा धन वो गजनबी, गौरी या चंगेज खान नहीं ले जा पाया, उससे ज्यादा हजारों गुना ये लोग पैसा लेके चले गए। ये कहा भी जाता कि हाँ, स्पंज की तरह पैसा लूटते थे और वहां पर जाकर इंग्लैंड में जाकर खर्च कर देते थे। ये एक प्रक्रियागत था, एक व्यवस्था के तहत किया था उन्होंने। वो हमला करके, लूट के, मंदिर लूट लिया, हमला किया, मंदिर लूट लिया, साथ सोना लेके चले गए। वो उस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। जब तक आप उस व्यवस्था को, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, तब तक आप इस थ्योरी को भी नहीं समझ पाएंगे। इस व्यवस्था को समझिए, आखिर अंग्रेजों ने देश का शोषण किस रूप में किया, कैसे किया। अभी मैंने आपको बताया कि जो भारतीय व्यवस्था थी वो एग्रीकल्चर पर टिकी हुई थी। किसान, खेती, एग्रीकल्चर। इससे जुड़ा हुआ दूसरा वर्ग था हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प। जो पूरे गांव की हैंडीक्राफ्ट की सप्लाई करता था।
किसी को पलंग चाहिए, किसी को चौकी चाहिए, किसी को कुर्सी चाहिए, किसी को घर बनाना है, किसी को दीवार बनाना है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में हल बनाना है, किसी को 4 पहिए की गाड़ी बनवाना है, बैलगाड़ी वगैरह होते थे उस जमाने में, इक्का गाड़ी, वो बनवाना है, तो ये इनकी व्यवस्था करता था। चाहे वो नाई हो, बाल काटना, धोबी कपड़े धोना, ब्राह्मण पूजा करते थे। एक अर्थ में ये भी इन पर ही आश्रित होते थे, है ना। नाई हो, धोबी हो, ब्राह्मण हो, कारपेंटर हो, महिला ढोने वाले हों, ये सब इन पर आश्रित होते थे। और जब फसल कटता था एक हिस्सा इनको मिल जाता था। तो अब हैंडीक्राफ्ट की संज्ञा दें उन्हें। इसके साथ साथ कुछ लिमिटेड व्यापार होता था, ट्रेड होता था। कुछ ऐसी वस्तुएं होती थी जो वो बाजार से खरीदते थे और जिनकी जरूरत उन्हें शादी ब्याह के मौके पे या कभी तीर्थ यात्रा पे जाते होंगे, या कुछ कुछ चीजें थी जिसकी जरूरत पड़ती थी उन्हें। तो वो इसी 3 चीज पर, 3 बैकग्राउंड पर, 3 पहिए पे भारतीय इकोनॉमी 17वीं शताब्दी में टिकी हुई थी। यहाँ पे एग्रीकल्चर में था खाद्यान्न की फसल, फूड ग्रेन, खाद्यान्न की फसल होती थी। फूड ग्रेन, धान, गेहूं, दालें, सब्जी वगैरह उपजाते थे। अब अंग्रेज जब यहाँ पे आए जब यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा कि आपको फूड ग्रेन नहीं बल्कि कैश क्रॉप उपजाने हैं, नकदी फसल उपजाने पड़ेगी। कैश क्रॉप, नकदी फसल, कैश क्रॉप, नील हो, शोरा हो, ईख हो, गन्ने हो, कपास हो, रुई हो वगैरह, इस तरह की फसल आपको उपजाने हैं। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि ये जो फसल है वो अपने देश में ले जाए, रुई हो, कपास हो, ले जाते, उसके पैंट शर्ट बनवाते, फिर इंडियन मार्केट में भेजते। वाकई बात के बाद में तो उन्होंने व्यवस्था ऐसी बनाई कि फूड ग्रेन के तहत के छोड़कर धीरे धीरे किसान कैश क्रॉप में आए। अब आप कनेक्ट कीजिए कि भारत में नील विद्रोह होते थे, जूट विद्रोह, कैसे विद्रोह हुए हैं, किसानों का विद्रोह, खासकर नील विद्रोह, जिससे गांधी जी बहुत प्रसिद्ध भी हुए। तो ये कैश क्रॉप उपजाने के लोगों को बाध्य किया। आप सोचिए, कैश क्रॉप उपजाए, जब कैश क्रॉप उपजाया गया तो ये एक प्रोग्रेसिव कदम था। ये व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत अच्छा कदम माना जा सकता है कि हम खाद्यान्न से नकदी फसल की तरफ आ गए। आमतौर पर नकदी फसल में किसानों को ज्यादा फायदा होता है। वही बात अगर आज के किसान आंदोलन को आप देख कर गौर करेंगे तो आज का भी एक किसान आंदोलन में ये कहना है कि आप खाद्यान्न की फसल को छोड़कर नकदी फसल पे आ जाए। नकदी फसल को आपका, किसानों का ही फायदा होगा। मोदी सरकार जो बिल लाई है उसमें भी एक पॉइंट ये बताया गया है कि आप भी कैश क्रॉप को उपजाएं और आप ही को फायदा होगा। खैर, लेकिन अंग्रेज यहाँ पर इस कैश क्रॉप का मुआवजा किसानों को नहीं दिया। तो सबसे पहला काम अंग्रेजों ने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां पे किसान फूड ग्रेन से कैश क्रॉप पे आ गए, खाद्यान्न से नकदी फसल पे आ गए। अब आप गौर कीजिए, इनको पैसे तो मिले नहीं, रकम तो मिला नहीं। अब फूड ग्रेन की आवश्यकता थी, तो फूड ग्रेन की आवश्यकता थी तो बाजार जाए, पैसे दे के खरीदे, अनाज, धान, गेहूं जाके खरीदे। तो अंततः किसानों को इसका मुआवजा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। तो जब पैसा नहीं मिला, रकम नहीं मिली, उनको जितनी रकम मिलनी चाहिए रकम नहीं मिली। इसलिए आपने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा होगा बहुत सारे अकाल होते हैं उसी वक्त, कि खाने की अनाज ही नहीं था। तो कृत्रिम अकाल कहा जाता है। उस अकाल के पड़ने का मुख्य उद्देश्य था, अंग्रेजों ने व्यवस्था खराब कर दी, बाकी नहीं, तब किसान ये उपजाएगा। तो ये रकम उनको मिली नहीं। जब रकम मिली नहीं अनाज उपजाने, तो इस पर यासित थे, इनकी स्थिति भी खराब हो गई। और ट्रेड का तो अब सवाल ही नहीं था, क्योंकि इनकम का स्रोत जब यहां खत्म हो गया, इस पर जो व्यवस्था टिकी हुई थी, ये दोनों व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई। तो जैसे ही अंग्रेजों ने खाद्यान्न से नकदी फसल की ओर किसानों को प्रेरित किया, या किसानों को जबरन
नकदी फसल उपजाने के लिए बाध्य किया, तो अंग्रेज किसानों को ही नुकसान नहीं किया, किसान के साथ साथ उन्होंने जो हस्तशिल्प वाले थे या जो लिमिटेड व्यापार होता था, व्यापारी वर्ग थे, उनको जो कृषि पे आधारित वर्ग था, कृषि के साथ साथ इनकी स्थिति भी खराब हो गई, दयनीय हो गई, और एक ऐसी स्थिति बन गई जहाँ किसान, हैंडीक्राफ्ट और व्यापारी तीनों वर्ग के पास बिल्कुल एक धन नहीं बचा, पैसा नहीं बचा, रकम नहीं बची, और वो बिल्कुल बिल्कुल भूखे नंगे रह गए। और इसी वक्त, इसी दौरान, इसी वजह से भारत में भयंकर अकाल पड़ते हैं। वो अकाल मौसमी अकाल नहीं था, मौसम की वजह से नहीं हुआ था, सूखा पड़ा था, बल्कि अंग्रेजों की नीति की वजह से भारत में उस पर भयंकर अकाल आते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी का शोषण करना हो, एक छोटा सा पॉइंट है, अगर किसी व्यक्ति का, संस्था का, देश का शोषण करना हो, तो हम सबसे पहले उनकी व्यवस्था को तोड़ते हैं, खराब करते हैं। जब तक आप उस व्यवस्था को, सिस्टम को खराब ध्वस्त नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी व्यवस्था को वहां पर लागू नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया कि भारतीय व्यवस्था को खराब कर दिया। तो उन्होंने भारत में एक शून्य ले आया, निर्वात ले आया। एक ऐसी व्यवस्था थी जहां उन्होंने पूरी इंडियन इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया, निर्वात कर दिया, शून्य आधारित बिजनेस स्थापित कर दिया। जब भारतीय व्यवस्था को खराब कर दिया, आप सोचिए, जो भारतीय व्यवस्था खराब हुई, अब आप क्या करेंगे? अब उन्होंने जो दूसरी व्यवस्था लाई, अब उन्होंने जो व्यवस्था लाई उसमें अब उन्होंने क्या किया कि अब ये जो किसान, हैंडीक्राफ्ट, ये व्यापारी, ये जो बेरोजगार हो गए हैं, आप उस दौर को देखिए, 18वीं शताब्दी में बेरोजगारी दर भी काफी बढ़ गई थी, अकाल आ रहे थे, लोग भूखमरी का शिकार हो रहे थे, गांव के गांव खाली हो रहे थे। अब लोग अपने गांव से पलायन करके, छोड़ के दूसरे क्षेत्र में, शहर में जा रहे थे, जहां उन्हें खाद्यान्न के, कम से कम अनाज तो मिले। तो अंग्रेजों ने पूरे देश में एक ऐसा माहौल कर दिया 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध आते आते, जहां पे खाद्यान्न की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। और अब इसके बाद उन्होंने दूसरी व्यवस्था लाई कि अपने जो कंपनी थी, उनकी जो कंपनी थी, या उनकी जो व्यवस्था थी, या उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, इस व्यवस्था में उन लोगों को रोजगार दिया। उनको चपरासी की नौकरी मिली, कंपनी में वर्कर बने, श्रमिक बने, तो अब उनको अपनी व्यवस्था में नौकरी का लालच दिया कि आप आ जाओ, आप भूखे मरो, इससे बेटर है कि मेरी इस कंपनी में, इस प्लांट में, या फिर इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में तुम मेरे काम कर लो। जो किसान कल तक स्वतंत्र किसान थे, उनकी खुद की जमीन थी, वो आराम से अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, अब वो किसान दूर दूर जाकर उन्हीं की, अंग्रेजों की कंपनी में लेबर या मजदूर का काम करने लगे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले भारतीय व्यवस्था को खराब करके भारतीय किसान को अपने कंपनी के लेबर फोर्स बनाने में यूज कर लिया। ये वर्क फोर्स का काम किया, लेबर फोर्स का काम किया। जो भारतीय किसान बेरोजगार हुए, वो अंततः जाकर उन्हीं का प्लांट हो, कंपनी हो, उनकी सिस्टम व्यवस्था में जाकर नौकरी खोजने लगे। और जब नौकरी खोजने लगे तो एक इसका सामाजिक पक्ष ये पड़ा, आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके उसने सभी को अंग्रेजी सिखा दी, इंग्लिश, क्योंकि उनको इंग्लिश नौकर चाहिए, इंग्लिश क्लर्क चाहिए। तो जब इंग्लिश सीखने लगे तो इसका बाद के दिनों में इसका सामाजिक इफेक्ट पड़ता है, जिसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो जब व्यवस्था खराब हुई, व्यवस्था खराब होने के बाद अब अंग्रेजों ने, आप उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोर्टेड कोई बिहार का किसान है, अब उसे नौकरी करने के लिए पंजाब आना पड़ गया, पंजाब के व्यक्ति को कश्मीर जाना पड़ गया, कश्मीर के व्यक्ति को साउथ इंडिया जाना पड़ गया। तो इसका पॉजिटिव प्रभाव ये पड़ा, इसका सकारात्मक पक्ष ये है, अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, तो कहीं न कहीं ग्रामीण संरचना, जो जड़ और स्थिर संरचना थी, वो टूट जाती है। अब बिहार के व्यक्ति को नौकरी चाहिए, वो कलकत्ता जाएगा, कलकत्ता वाले को मद्रास जाना है, किसी को बंबई जाना है, किसी को कश्मीर जाना पड़ गया। तो एक ग्रामीण जो आत्मनिर्भर इकाई थी, वो धीरे धीरे टूट कर एक राष्ट्र के रूप में तब्दील होना प्रारंभ होता है। जब तक लोग एक दूसरी जगह जाएंगे नहीं,
जब तक संपर्क स्थापित होगा नहीं, तब तक आखिर व्यवस्था कैसे बनेगी? तो कहीं न कहीं अंग्रेजों ने धन के निष्कासन के द्वारा ही, लेकिन भारत में राष्ट्रीय परंपरा, नेशन की परंपरा की एक आधार रख दी, एक आधारभूत संरचना का विकास करती है कि जब तक यहाँ का किसान, अब किसान यहाँ के यहाँ जाने लग गया, यहाँ किसान यहाँ जाने लग गया, यहाँ किसान यहाँ जाने लग गया, तो धीरे 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 भारत में एक राष्ट्रवादी परंपरा पनपने का मौका मिला। तो राष्ट्र और राष्ट्रवादी परंपरा इस जगह पर पनपता है। तो कहीं न कहीं भारत में धन के निष्कासन की जो प्रक्रिया 17वीं शताब्दी में प्रारंभ होती है, वो दो अर्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्राक पूंजीवादी का सूचक है, प्राक पूंजीवादी व्यवस्था का सूचक है, शोषणकारी व्यवस्था है, लेकिन कहीं न कहीं एक पॉजिटिव सेंस में इसने भारत में राष्ट्रीय आधारभूत संरचना भी तैयार की। किसानों की जो जड़तापूर्ण स्थिति थी, स्थिरता थी, उनका जो माइंडसेट था वो एक ही जगह स्थिर रहते थे, उस स्थिरता को तोड़ दिया उन्होंने, और धीरे 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 किसान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने लगे। इस जाने के क्रम में अब आप ऐसा समझिए इसको, भारतीय व्यवस्था जिसे अंग्रेजों ने शून्य कर दिया, निर्वात कर दिया, तो पहले इंडियन इकोनॉमी खराब हुई, निर्वात हुई। इसके बाद उसने ये जो किसान थे, जो बेरोजगार किसान अभी हुए थे, उनको उन्होंने अपनी कंपनी में लेबर या मजदूर का काम दिया। ये लेबर फोर्स का काम करते हैं, यानी सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, और ये श्रमिक यहीं ने, वो इंग्लैंड हो, इन्हीं के उपनिवेश में, साउथ अफ्रीका हो, दक्षिण कैरोलिना के तट हो, या फिर इंग्लैंड हो, जहाँ जहाँ इनकी कंपनी होती थी, प्लांट होते थे, इन मजदूरों को लेके जाते थे। आपने नाम सुना होगा गिरमिटिया मजदूर, जिसको बाद में गांधी जी ने कई सारे अधिकार दिलवाए थे दक्षिण अफ्रीका में। ये सब जो मजदूर होते हैं, जो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन की सबसे बड़ी वजह थी भारतीय व्यवस्था खराब हो जाना। तो अंततः ये लेबर फोर्स का काम करते हैं। और फिर अब सोचिए इकोनॉमी का सिद्धांत, जब ये लेबर का काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो इनके पास पैसा आता है, और अब उन्होंने भारत को अपने जो बनी बनाई वस्तु थी उसका मार्केट बना दिया अंग्रेजों ने। अब जो भारतीय व्यवस्था, भारतीय लोग जो पहले धोती कुर्ता पहनते होंगे, औरतें साड़ी पहनती थी, है ना, अब वो व्यवस्था टूट कर अब लोग वहाँ पर पैंट शर्ट, बने बनाए शर्ट पैंट, जीन्स, ये सब पहनने का प्रचलन अंग्रेजों ने ला दिया, और अंग्रेजों ने भारत को बाजार के रूप में तब्दील कर दिया। तो बाजार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और अपनी बनी बनाई वस्तु को यहाँ पर खपत करती है। तो जो उपनिवेश थे, जो भारत थे, मान लिया भारत से कोई कच्चा माल ले गया बहुत ही सस्ती कीमत पर, भारत का कच्चा माल, भारत के श्रमिक और भारत का बाजार, कितनी चालाकी से, समझदारी से भारत का ही कच्चा माल, इंडियन रॉ मटेरियल्स, भारत का ही श्रमिक मजदूर और भारत का ही बाजार, भारत में बेच भी दिया, भारत का सामान भी लेके चला गया, और अंततः भारत का लेबर फोर्स भी काम किया, लेबर फोर्स भी यूज में ले लिया। तो अंग्रेजों ने बहुत ही माइन्यूटली, सूक्ष्मतापूर्वक भारत को बाजार में तब्दील कर दिया। ये प्रक्रिया सालों तक चलती रही, डिकेड तक चलती रही। यहाँ से कच्चा माल जाता था और वो बनी बनाई वस्तु को, विनिर्मित वस्तु को भारतीय बाजार में बेचने का काम करते थे, मार्केट की तरह उन्होंने यूज किया। जब ये व्यवस्था चल रही थी, मार्केट बन रहा था, इसी क्रम में इसका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों आयाम देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल आयाम में भारत इसी व्यवस्था को टूटने की वजह से भारत धीरे 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 एक नेशन या राष्ट्र में तब्दील हुआ। और सोशल सेक्टर के संदर्भ में अगर सोशल डायमेंशन देखा जाए तो भारत में एक सामाजिक पुनर्जागरण, सोशल रिफॉर्म की घटना घटती है। और इकोनॉमिकली भारत जागरूक होता है, हालांकि भारत का शोषण होता है, भारत जागरूक होता है, और भारत में एक इसके खिलाफ, इसकी प्रतिक्रिया फलस्वरूप इसके खिलाफ एक व्यवस्था बनती है, जिसकी चर्चा डैन ऑफ बर्थ के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने करते हैं। इसमें कुछ और भी बातें पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक आयाम के साथ साथ इनके कुछ डाटाज हैं, जिसकी चर्चा में अगले वीडियो में करेंगे।
थैंक यू।